वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है उन्हें सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे साथी, और पूरी ही ईमानदारी और तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे और अपनी पढ़ाई को हर रोज एक नए तरीके का आयाम और अंजाम दे रहे होंगे साथी। इस श्रृंखला में हम लोगों ने जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए, वो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 यानी कि 23वां है। आज हम इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ेंगे साथी और बेहतरीन तरीके के प्रश्नों को करेंगे। एक बात और आपसे कहना है मेरे भाई, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे, मैंने 20 प्रश्न लाए हैं और बेहतरीन तरीके के प्रश्नों को छांट कर लाया जो यूपी पुलिस ने प्रीवियस एग्जामों में पूछा है। आप मुझे अपना स्कोर भी अंत तक बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, और मेरे बताने से पहले कोशिश रहे कि आप इन प्रश्नों को खुद से करें मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। मेरे भाई आपने रस पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि रस क्या होता है। तो रस की अगर मैं बात करूं आपसे, किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद पाठक या फिर श्रोता के मन में जो एक आनंद की अनुभूति होती है वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अगर मैं आपसे बात करूं रसों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे ये पूछा जाए रसों की संख्या, आपसे कभी पूछ ले एग्जाम में रसों की संख्या, मेरे भाई आप 9 बताने वाले हैं, उसको बताने वाले आप 9। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रसों की कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाता है मेरे भाई आप 11 बताने वाले हो। अगर यही कहीं आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो आप जवाब देने वाले हो 8। यानी तीन तीन तरह के प्रश्न रसों की संख्या से आपसे बन सकते हैं। सिर्फ एग्जाम में पूछे रसों की संख्या कितनी है, आपको 9 बताना है। रसों की कुल संख्या पूछे आपको 11 बताना है। भरत मुनि के अनुसार पूछे तो आपको 8 बताना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं अगर आपसे बात करूं मेरे भाई, यहां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो ये बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो आपको पता होगा मेरे भाई ये श्रृंगार रस के रूप होते हैं। किस रस के होते हैं, श्रृंगार रस के रूप होते हैं। हालांकि ये श्रृंगार रस की वर्तनी शुद्ध नहीं है, आपको बताते चलूं मेरे भाई, वर्तनी से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। और आप सुनिएगा कि श्रृंगार कैसे लिखते हैं, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। बस एक बार ये घुंडी घुमाना, जो इसने एक लाइन खींच रखा है ये लाइन नहीं रहेगी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल ही सही होगा। मैं और कुछ रसों की आपसे बात करूं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस की अगर मैं बात करूं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो मेरे भाई करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। और कोई करुण रस का आप एक उदाहरण बताइए मुझे। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले बीन थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय मिट गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ऐसे बहुत सारी आपको आपको उदाहरण इसके मिलेंगे करुण रस के। चलिए आगे मैं बात करूं यहाँ पे रौद्र रस का क्या होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव मेरे भाई बताएंगे आप क्या होता है, अद्भुत रस का क्या होता है, शांत का क्या होता है और भक्ति का क्या होता है। आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनके क्या होते हैं अस्थाई भाव। आप मुझे बताइएगा क्या क्या होते हैं, तब तक मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ और प्रश्न। चलिए हास्य का भी बताइए। देखिए हास्य रस की अगर मैं आपसे बात करूं तो हास्य रस का क्या होता है, हास होता है। चलिए रौद्र की मैं आपसे अगर बात करूं मेरे भाई तो क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है। अद्भुत की अगर मैं आपसे बात करूं तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। शांत रस की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। मैं आपसे भक्ति की बात करूं तो भक्ति रस का अस्थाई भाव अनुराग होता है। अनुराग होता है। जहां अनुराग पलता है वहां दूजा नहीं जाता। चलिए अगर मैं आपसे वीर रस की बात करूं तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। अगर मैं आपसे बात करूं भयानक रस का तो भय होता है। और मैं आपसे पूछूं विभत्स रस का क्या होता है, तो मेरे भाई जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा होता है। इस बात को भी आप जानते रहिए।
अस्थाई भावों को अक्सर एग्जामों में पूछता रहता है और लोगों को याद नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एक बार इन चीजों को जरूर आप याद करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। इसका मतलब है एक आपके सामने इसने वाक्य दे रखा है, इसने वाक्य शुरू किया है और यहां पे ब्रैकेट में निर्देश दिया कि भैया आप इसको कर्मवाच्य में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? तो कर्मवाच्य में बदल दीजिए, ये बात कहा है उसने। देखिए कर्मवाच्य की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं बात करूं जब पूरे है ना लिंग वचन और कारक किसके आधार पे बदलते हैं, कर्म के आधार पर बदलते हैं, तो वहां पे हमारा कर्मवाच्य होता है। देखिए कह रहा पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये बात नहीं हो सकती क्योंकि पिताजी द्वारा पढ़ा गया ये तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे गया बोल रहा है तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रहे हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पिताजी ने पत्र पढ़ा, ये तो नहीं होगा। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, देखिए जा रहा है और जा रहा है, यहां भी कह रहा है पिताजी से, आपको पता होगा कर्म में से या के द्वारा आना चाहिए था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है कि इसमें कहां पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, शिवाजी और शिवेश है ना भाई बहन हैं, देखिए यहाँ पे क्या चीज है, एक चिन्ह लगा हुआ है। इससे पहले मैं योजक चिन्हों की आपसे ये विराम चिन्हों की बात करूं, विराम चिन्हों में आता है कौन सा, योजक चिन्ह आता है। और विराम चिन्हों की कुल संख्या की बात करें कि कुल संख्या की बात करूं और किसके अनुसार बात करूं, अगर विराम चिन्हों की कुल संख्या की बात करूं, अगर मैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, आप कहेंगे कामता प्रसाद गुरु कौन है, तो हिंदी के प्रकांड विद्वान मेरे भाई, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या पूछ ले तो कितना बताने वाले, 20 यानी 20 होता है। उसी में से एक आता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह कैसे होता है, तो ऐसे लगा होता है मेरे भाई, ऐसे लगा होता है। और अगर मैं बात करूं, आपने पढ़ा होगा कहां पे, अलंकार में, तो जहां भी योजक चिन्ह आता है वहां पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं किसके, रूपक अलंकार की, ये भी मैंने आपको बताया था। और जब भी ये योजक चिन्ह कहां पे, यहाँ पे बताना, देखिए योजक चिन्ह अधिकतर कहां आते हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत पर आते हैं, अर्थात विलोम शब्द और फिर विलोम शब्द के बीच में आते हैं। यहाँ शब्द रहेगा फिर उसका विलोम रहेगा और फिर इनके बीच में आते हैं कौन, योजक चिन्ह आते हैं। कह रहा है शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं, देखिए भाई बहन एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आपको दिख रहा होगा रोहन ने कहा तो ये यहां भी ऐसा, लेकिन ये योजक चिन्ह नहीं है बल्कि ये निर्देश आपको वो दिख रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। अगर कह रहा है लिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए, कौन सा होगा। देखिए सप्त सिंधु का मतलब होता है क्या, 7 सिंधुओं का समूह, तो कहीं भी है क्या, 7 नदियों का समूह नहीं है, 7 सिंधुओं का समूह, यही वाला आपका सही होगा, सप्त सिंधु। ऐसे आपको कह सकता है क्या, चौराहा, चौराहा मतलब क्या, 4 राहों का समाहार, चार चार राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार, वहां पे क्या होता है, चौराहा होता है। समास की बात करेगा तो मेरे भाई द्विगु समास होगा, कौन सा, द्विगु समास होगा। जहां भी पहला शब्द जो होता है वो क्या होता है, पहला पद अगर संख्यावाची होता है तो वहां पे द्विगु समास होता है। चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य या शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। मेरे भाई पहला आपको यहाँ पे क्या कर रखा, उपकार को मानने वाला, यानी उपकार जो मानते हैं उसे क्या कहेंगे, कृतज्ञ, कृतघ्न या परोपकारी या धर्मज्ञ। धर्म को जानने वाले को क्या कहते हैं मेरे भाई, धर्म को जानने वाला, धर्म को जानने वाले को क्या कहते हैं, धर्मज्ञ कहते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, क्या परोपकारी यानी उपकार, उपकार करने वाला, उपकार करने वाले को क्या बोलते हैं, तो परोपकारी बोलते हैं। कृतघ्न की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो कृतघ्न का मतलब होता है जो जो किए गए उपकारों को, जो किए गए उपकारों को उपकारों को न माने, न माने उसे कृतघ्न कहते हैं।
और जो किए हुए उपकारों को मानता है उसी व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। इस बात को जानिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आगे अगर मैं बात करूं, कुछ और भी लिखा है, जिसका उपचार न हो, असाध्य, है ना, असाध्य होगा वो, जिसका उपचार न हो सके उसको असाध्य बोलेंगे। जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम, अनुपम मेरे भाई अनुपम होगा। जीने की इच्छा, जीजी विसा, जीजी विसा होगा इसका क्या, जीजी विसा। आगे मैं आपसे अगर बात करूं, सफलता न मिलने पर दुखी व्यक्ति, यानी कि क्या होता है, दुखी होना मतलब क्षोभ होता है, इस बात को भी जानिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक जिसमें से दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। देखिए कह रहा है, हमने एक आपको शब्द दे दिया और आपको इसका बताना है कि और कौन कौन सा अर्थ होता है। क्या कनक का मतलब कंगन होता है? नहीं। आरसी वगैरह होता है? ये नहीं होता है। कनक का मतलब चावल होता है? नहीं, चावल भी नहीं होता है। चांदी भी होता है? नहीं होता है। जब 3 नहीं होते हैं तो जो बचा वही होता है, सोना होता है। क्या कनक का और कुछ मतलब होता है? हाँ सर, धतूरा भी होता है कनक का मतलब, गेहूं भी होता है कनक का मतलब, और सोना भी होता है कनक का मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बची है, बोतल में दूध बची है। मैं आपसे कारक की बात करूं मेरे भाई, कारक की मैं बात करूं तो कारक को परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? परसर्ग के नाम से जानते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कारकों की कुल संख्या कितनी होती है तो आप 8 बताने वाले हैं। मैं आपसे बात करूं, कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, फिर इसके बाद कौन होता है, संप्रदान होता है, संप्रदान होता है, फिर अपादान होता है, कौन सा, अपादान होता है, फिर कौन सा आता है, अधिकरण आता है, अधिकरण होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, संबोधन होता है, संबोधन होता है, और फिर कौन होता, पहले संबंध होता है फिर संबोधन होता है, संबंध और फिर से क्या, संबोधन। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता की क्या होते हैं चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, फिर होता है फिर करण। करण की अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, करण का मतलब क्या होता है, से। और कब, साधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, साधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, तो वहां पे करण होता है। आगे फिर क्या है, संप्रदान है, संप्रदान का क्या होता है, को होता है या फिर के लिए होता है, वहां पे संप्रदान। और ये खास करके दान की कंडीशन में होता है, इसको भी याद रखेंगे। अपादान का मतलब क्या होता है, से अलगाव के लिए, जहां पर अलगाव हो वहां पर होता है। जैसे जैसे पत्ते वृक्ष से झड़ रहे हैं, है ना, पत्ते वृक्ष से गिर रहे हैं, यानी कि पत्ते जो हैं वो वृक्ष से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अपादान कारक होगा। मैं अधिकरण की बात करूं तो अधिकरण में होता है और पर होता है। अगर मैं संबंध की बात करूं तो का, की, के, रा, री, रे, और संबोधन की बात करूं, हे, अरे, है ना, अजी, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है, में आया है, और आपको यहाँ पे अधिकरण में दिख रहा होगा में, इसका मतलब अधिकरण कहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए संबोधन में तो मैंने पहले बता दिया आपको, का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, सॉरी, संबोधन में क्या होता है, हे, अरे, संबोधन में हे, अरे, यही सब आता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, फिर उसके बाद गैप है, आना, फिर यहाँ पे आपको जोड़ना है कि क्या आएगा और बताना किसमें आपको, सामान्य भविष्य काल में इसको बदलना है। देखिए स्कूल बस 5 मिनट में क्या आ गई, आ गई, ये तो होगा नहीं भविष्य काल में। आएगी, हाँ बिल्कुल, गागी गे जहां आता वहीं तो हमारा भविष्य काल होता है, वहीं तो हमारा भविष्य काल होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, रवि दीवार रंगने लगा। कह रहा है कि लिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए, यानी कौन सा भेद है ये, रवि दीवार रंगने लगा। देखो रंगना और लगा, रंगने लगा अर्थात दो क्रियाएं एक साथ यूज हुई, तो कौन सा होगा, संयुक्त क्रिया होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि स्त्रीलिंग वाला विकल्प कौन सा होगा। एक शब्द आपके सामने दिया है हंस, और कह रहा है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या हंसिनी होगा, ये गलत, सही वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा है, हंसी नहीं होता, हंसिया नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। और भी मैं कुछ अगर आपसे बात करूं, तपस्वी आपके सामने लिख रखा है,
तो तपस्वी का क्या होगा, आपको बताना है कि इसका स्त्रीलिंग जो होगा वो क्या होगा। तपस्वी, तपस्वी का हो जाएगा मेरे भाई क्या, तपस्विनी हो जाएगा। हाथी का क्या हो जाएगा, तो हाथी का हो जाएगा हथिनी। और मैं आपसे बात करूं यशस्वी का क्या हो जाएगा, तो यशस्वी का क्या हो जाएगा, यशस्विनी हो जाएगा, यशस्विनी। गायक की मैं बात करूं तो गायक का हो जाएगा गायिका, क्या हो जाएगा, गायिका। परिचायक की बात करूं तो परिचायिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिचायिका हो जाएगा। संयोजक की बात करूं तो संयोजिका हो जाएगा, संयोजिका हो जाएगा। संयोजक की अगर मैं आपसे बात करूं तो संयोजिका हो जाएगा, संयोजिका हो जाएगा। ऐसे बात करूं मैं अगर आपसे आपसे मैं बात करूं मेरे भाई किसकी, मैं बात करूं अगर गुणवान का तो क्या हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा, गुणवती। जब भी वान आन आए तो वहां पे वती होता है। शक्तिमान का क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई शक्तिमान का हो जाएगा शक्तिमती हो जाएगा, शक्तिमती। पुत्रवान की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पुत्रवती हो जाएगा, पुत्रवती। बुद्धिमान की बात आपसे करूं अगर तो बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमती हो जाएगा। वैसे ही भगवान का क्या हो जाएगा, तो भगवती हो जाएगा। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार है, इसका पुल्लिंग आपको देखिए क्वेश्चन में फॉल्ट है मेरे भाई, पुल्लिंग रूप नहीं चुनिए, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था स्त्रीलिंग चुनिए, स्त्रीलिंग है ना, क्या चुनिए, तो स्त्रीलिंग चुनिए, इनको ये लिखना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पुल्लिंग दे रखा है। तो कुम्हार का क्या हो जाएगा, क्या कुम्हारी होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कुम्हारिन होगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बाकी ये क्या है, कॉमन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये भी गलत होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला लिखिए, यानी जो बहुवचन रूप सही है। चूंटियों, चिटियाएं, चटियाएं नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, होता क्या, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर ए में क्या चीज लिख रखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है क्या, ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है चूटियां, तो चूटियां सही जवाब होगा। ऐसे ही क्या होगा, जिसके भी लास्ट में या आता है, कुटिया का क्या हो जाएगा, कुटिया हो जाएगा। ठीक है, कुटिया का कुटिया हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं बुढ़िया का, तो बुढ़िया का क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा। ऐसे में बात करूं पुड़िया का, तो पुड़िया का क्या हो जाएगा, पुड़िया हो जाएगा, पुड़िया हो जाएगा। ऐसे में आपसे बात करूं गुड़िया का, तो गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुड़िया हो जाएगा। ये सब या का या बन जाता है जब भी उसका हम पुल्लिंग बनाते हैं, सॉरी बहुवचन बनाते हैं। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, चुटियां हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, लिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। देखिए वर्ण विच्छेद की मैं बात करूं मेरे भाई, अगर भाषा की हम लोग सबसे छोटी इकाई की बात करें तो उसी को हम लोग अक्षर कहते हैं। और अक्षर को भी अगर तोड़ा जाए तो वर्णों में टूटते हैं मेरे भाई, वर्णों में भी टूटते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं बात करूं क की क कैसे बनता है, आप जान रहे होंगे कि जितने भी वॉवेल्स को छोड़कर, हालांकि यहाँ पे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं पॉसिबल है, बिना स्वरों के नहीं होता है। जैसे क अगर यहाँ पे लिखा है तो इसमें क्या क्या है, क है, पहले यहाँ पे हलंत लगा के लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे, इसके बाद ये क्या बनेगा हमारा, तो क बनेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा क अब ऐसे बनेगा। ऐसे में आपसे बात करूं किसी की भी, जैसे संयुक्त वर्ड होते हैं छ, तो यहाँ पे क्या होता है, क होता है, फिर से क्या आता है, स आता है, और इस तरीके से ये बनता है हमारा छ बनता है। चलिए अगर ऐसे यहाँ पे कृपण को पूछ रहा है, तो कृपण को पूछ रहा है, तो अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कृपण का क्या होगा, देखिए आपको मैं बता दूं कि कृपण का क्या होगा। तो कृपण का बनाने के लिए कितना आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूं क है, सबसे पहले क हो गया, और इसमें क्या होगा, हलंत होगा, तभी तो आधा क आएगा। फिर क्या होगा, री की मात्रा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं क्या, री लगाने वाले हैं। फिर प है तो आधा प आएगा यानी हलंत वाला। फिर क्या आएगा, अ आएगा। फिर ण आएगा और हलंत वाला, फिर से क्या आएगा, अ आएगा। और अब कंप्लीट होगा क्या, कृपण कंप्लीट होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में आपको ऐसा दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे मैं बात करूं कि निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, यानी कौन सही सही लिखा है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है, ये आपको बताना है। जरा आप उसके पहले मुझे कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं, इसका मुझे आप बताइए कि क्या मैंने ये सही लिखा है, अगर नहीं तो इसका सही क्या होगा ये भी आप बताएंगे। आप ये भी बताएंगे कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। चलिए
यहाँ तक मैं क्वेश्चन में देखता हूं क्या कृष्ण लिखा है, यहाँ भी कृष्ण लिखा है, यहाँ भी कृष्ण। तो ये हमारे टाइपिस्ट महोदय की गलती है। इनको क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए था, कौन शुद्ध वर्तनी नहीं है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे इनको जोड़ना चाहिए था क्या, नहीं है, क्योंकि तीन तो इन्होंने शुद्ध शुद्ध लिख दिया है ना। इसका मतलब इनको लिखना चाहिए था कौन नहीं है। और जब नहीं की बात आएगी तो कृष्ण नहीं होता है, कृष्ण होता है, कृष्ण होता है और कृष्ण होता है। मैं आपसे बात करूं कृष्ण कौन सा शब्द है, तो ये पुल्लिंग होता है। अगर स्त्रीलिंग इसका बताना रहे तो आप क्या लिखेंगे, कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कृष्ण का कृष्णा हो जाएगा। ऐसे ही सुत की आपसे बात करूं तो सुत मतलब पुत्र होता है, और इसके स्त्रीलिंग की बात करें तो क्या बन जाएगा, सुता बन जाएगा। चलिए, क्या अहिल्या यह सही लिखा है, आप मुझे बताइएगा। तो मेरे भाई अहिल्या बिल्कुल ही गलत लिखा है। अहिल्या, अहिल्या कोई शब्द ही नहीं होता, अहल्या होता है, इस बात को आप जानिएगा। कवित्री बिल्कुल ये गलत लिखा है। कवित्री कैसे लिखते हैं, कवित्री शुद्ध शब्द होता है वर्तनी की दृष्टि से, इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। अब देखते हैं कि वाक्य क्या क्या रहा, कि इस पर्वत में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मेरे भाई इसके पहले मैं आपको विशेषता विशेषण की बात करूं कि विशेषण होते क्या हैं। मैंने आपको बता रखा था क्या कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। विशेषण में कितने वर्ड आए हैं आप वही बता सकते हैं। एक, दो, तीन, चार वर्ड आए हैं, इसका मतलब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। बस ये एक ट्रिक है, आप ये नहीं कहेंगे कि संज्ञा में कितने आ रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि इसमें इतने 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 वर्ड आते तो सब पर नहीं सेट होता मेरे भाई। बस विशेषण की मैं बात करूं कितने होते हैं, तो चार, क्योंकि इसमें चार वर्ड आए हैं विशेषण के, ऐसे होते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ये चार विशेषण होते कौन है, इनके प्रकार, तो मैंने इसकी ट्रिक आपको बता रखा था क्या, जीपीएस, यानी कि जीपीएस आप ऑन करिए, आप कहीं भी होंगे, बाय द वे आप कहीं आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो भी आपको ट्रैक किया जा सकता है आपकी लोकेशन। जीपीएस, यस, आप जीपीएस ऑन करिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए जी से क्या होगा, जी से अगर मैं बात करूं तो गुणवाचक हो जाएगा, कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पी से अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा, कौन सा होगा, परिमाणवाचक होगा। इस यस की बात करूं आपसे तो क्या होगा, संख्यावाचक हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। और फिर सेकंड यस की बात करूं तो क्या होगा, ये सार्वनामिक हो जाएगा, कौन सा, सार्वनामिक हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। तो विशेषण के कितने प्रकार, चार प्रकार के, कौन कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, है ना। और विशेषण होते क्या है, तो वे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनकी क्वालिटी को बताते हैं, गुण दोष को बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और यहाँ पे क्या चीज कह रखा है, देखिए यहाँ पे हमसे विशेषण नहीं पूछा है, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। और आप जरा बताइए जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो मेरे भाई उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कौन है प्रविशेषण। देखिए क्या लिखा है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। भैया पहाड़ है क्या, पहाड़, मैं इस चीज को इरेज करना चाहता हूं मेरे भाई, मैं और सारी चीजें आपको समझाने के लिए इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, फिर मैं अभी बात आपसे करता हूं कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि कौन से क्या कर रहे था। देखिए यहां लिखा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो मतलब पहाड़ की विशेषता बताई जा रही है, कैसे हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। इसका मतलब ऊंचे ऊंचे क्या हो गया, ये तो हमारा विशेषण हो गया। कौन हो गया, विशेषण हो गया। लगे हाथ आप, एक आपको मैंने ये भी बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, विशेष से कहते हैं। मैंने इस बात को भी आपको बताया था। और जिसकी विशेषता बताई गई उसे तो विशेष से, लेकिन विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अगर शब्द आ जाएं जो उन विशेषण की भी विशेषता बताते हो, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। इस बात को मैंने आपको बताया था। तो ऊंचे ऊंचे क्या हो गया, विशेषण, और इनकी भी विशेषता बता रहा है कौन, बहुत, कह रहा बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, यानी ऊंचे ऊंचे तो विशेषण है, लेकिन कैसे, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, यानी इनकी भी विशेषता बहुत बता दिया। इसका मतलब बहुत क्या होगा, प्रविशेषण होगा। और वही इसने पूछ रखा था, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, तो मेरे भाई वही होगा क्या, बहुत होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और इसको क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रविशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसको प्रविशेषण के नाम से जानेंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे मैं अगर बात करता हूं मेरे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। देखिए कह रहा है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इस क्वेश्चन को हर बच्चे बच्चे कर ले जाएंगे मेरे भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए कह रहा है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है मेरे भाई, सर्वनाम का मतलब सबका नाम, तो सबका नाम ऑप्शन नंबर ए ही में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर मैं आपसे बात करूं सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा, मैंने पहले भी बता रखा मेरे भाई, 11 होती है सर्वनाम की कुल संख्या। अब आप जानना चाहेंगे कौन कौन सी होती है, तो ध्यान से सुन लीजिए, मैं लिखने वाला नहीं हूं, बस ध्यान से एक बार सुन लीजिए। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, आप काउंट कर लीजिए 11 आएगा। और यही होते हैं मेरे भाई। अब इसमें भी कितने तरीके के होते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक होते हैं, निश्चयवाचक होते हैं, संख्यावाचक होते हैं, अनिश्चयवाचक होते हैं, है ना, और फिर इसके बाद सार्वनामिक होते हैं। तो इस तरीके के हैं, मैं इस पर बात करूंगा आपसे जो जब मैं विशेषण की बात करूंगा। तो चलिए आगे, सॉरी, सर्वनाम पर बात करूंगा। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके के अगर मैं कहूं तो जन कवि थे, ये बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं किया करते थे। देखिए कह रहा है इनमें से कौन से उनके द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अधिकतर बच्चे क्या पढ़ते हैं कि इनमें से कौन से गजानन माधव मुक्तिबोध, और तुरंत ऑप्शन ट्रिक कर देते हैं, आगे उन्हें दिखता ही नहीं कि पूछा है कि नहीं है। और ऐसे चक्कर में मैक्सिमम बच्चे, मैं कहता हूं 90% बच्चे को गलत हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि नहीं उनको दिखता ही नहीं एग्जाम में। और ये आपकी गलती तो थोड़ी सी है, लेकिन इस पर आप केयर करेंगे ना तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उस फ्लो में ना बड़ी स्पीड रहती है बच्चों की, कितना तेजी भागूं और अपने टाइम को, मैनेजमेंट को बचा सकूं। देखिए कह रहा है इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है, तो भैया चांद का मुंह टेढ़ा है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध ही ने लिखा है। और आगे है कि भूरी भूरी खाक धूल, यह भी उन्हीं की रचना है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, यह भी उन्हीं की रचना है। इसका मतलब अंधा युग इनकी रचना नहीं है, और जब इनकी रचना नहीं है तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। आखिर ये है किसकी अंधी रचना, तो मैं आपसे बात करूं, ठेले पर हिमालय कौन लिखा है, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ये वही व्यक्ति लिखा है जिसकी रचना है ठेले पर हिमालय। ये वही व्यक्ति लिखा है जिसने लिखा है ठंडा लोहा। क्या लिखा है, ठंडा लोहा। अब आपको बताना होगा कि अब तक आंसर आ जाना चाहिए कि कौन लिखा है इसको, तो इसका मतलब ये है लिखे हुए कौन, धर्मवीर भारती। कौन, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है क्या, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, ये सारी रचनाएं उन्हीं की है। इसलिए मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18वें में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना। देखिए साहित्य के भी प्रश्न मैंने ठीक ठाक लाया मेरे भाई, और आप देखेंगे ना प्रीवियस में इन्हीं लोगों को ज्यादा बार पूछ रखा है। चलिए क्या कर रखा है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे बात करूं आदिकाल की रचनाओं की बात करूं तो आदिकाल की रचनाओं में बहुत ही बेहतरीन इन्हीं को पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो की बात करूं तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। ऐसे आदिकाल की और कुछ रचना मैं आपसे बात करता हूं। परमाल रासो किसकी है, परमाल रासो, परमाल रासो। विसल देव किसकी है, विसल देव, विसल देव रासो, ये किसकी रचना है, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए अब तक मैं कल्याण और भी ऑप्शन का खंडन कर रहा हूं, आपके सामने एनालिसिस इनकी चल रही है। कल्हड़ की रचना अगर मैं बात करूं तो ये राज तरंगड़ी इन्होंने लिखा था। कौन सी, राज तरंगिड़ी, तरंगिड़ी इनकी रचना है, किसकी, कल्हड़ की है। और ये किस पर लिखी थी, तो इन्होंने कश्मीर की हालत को बयां कर रहे थे, उसमें इतिहास, कश्मीर का इतिहास क्या रहा उसको इन्होंने बताया था। वाल्मीकि की अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण रामायण की अगर मैं आपसे बात करूं, संपूर्ण रामायण कौन लिखा था, यानी रामायण की रचना कौन करी। आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, संपूर्ण रामायण या फिर रामायण की रचना किसने की, तो आप वाल्मीकि जी को बताएंगे। अधिकतर लोगों को मैं देखता हूं कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी को बताते हैं मेरे भाई, लेकिन उन्होंने रामायण नहीं बल्कि क्या, रामचरितमानस की रचना उन्होंने किया है, रामायण की रचना उन्होंने नहीं किया है। ऐसे अगर मैं बात करूं आपसे हर्षवर्धन की कौन सी रचनाएं हैं, तो आप हर्षवर्धन की रचनाओं के बारे में मुझे बताएंगे, हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचनाएं हैं। चलिए आगे मैं बात करूं परमाल रासो किसकी रचना है, तो आपसे मैं बात करूं, आपसे बात करूं परमाल रासो किसकी रचना है, और बिसल देव किसकी रचना। बिसल देव की पहले आप मुझे बताइए, तो क्या नरपति नाल है, नरपति, नरपति नाल, नरपति नाल है। और अगर मैं परमाल रासो की बात करूं तो क्या ये जगनिक ने लिखा है इसको, किसको लिखा, कौन लिखा, जगनिक ने लिखा है इसको मेरे भाई, जगनिक ने, जगनिक, जगनिक।
इसको कौन लिखा? जगनिक लिखा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब होगा नंबर ए, चंद्रवरदाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो ये बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था मेरे भाई कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। मगर आपसे बात करूं कि आर्य समाज की स्थापना कौन किया, आर्य समाज की स्थापना किसने किया, आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो ये कौन थे मेरे भाई? तो ये थे दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे भाई ये भाषा संस्कृति में नहीं देते हैं, खेलकूद में नहीं, तकनीकी में नहीं, बल्कि किसमें तब देते हैं? तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। कौन सा? सलाका पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? तो शुरुआती दौर में मेरे भाई इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है, प्लस में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और मैं बात करूं तो इनको एक क्या दिया जाता है? एक चिन्ह भी दिया जाता है, चिन्ह भी दिया जाता है। ठीक है, तो प्रशस्ति पत्र और ये चिन्ह दिया जाता है और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आज इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 20 कंप्लीट हुए मेरे भाई। अब आप मुझे अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, और हर रोज आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े मेरे भाई, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही ये बताता है आपका कौन सा पोर्शन अभी वीक है और कितने तैयारी की आपको जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए हर रोज प्रैक्टिस सेट से जुड़े और ज्यादातर लोगों के पास इस प्रैक्टिस सेट को भेजें मेरे भाई, ताकि ताकि और भी लोगों का इस तरीके से उन लोगों का भी भला हो सके, सबकी चीजें हो, है ना, सबका साथ और सबका विकास। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।